हंडुरास का शहर योरो अपनी खामोशी के लिए जाना जाता है। मई का महीना था और सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ आग बरसा रहा था। किसान अपनी खेतों में पसीना बहा रहे थे, लेकिन सबकी नज़रें बार बार उफुक की तरफ उठती थीं। ये वो दिन थे जब फिज़ा में एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया था और दरख्तों के पत्ते तक साकित थे। योरो के वासी जानते थे कि ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है, वो तूफान जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि ज़िंदगी लेकर आता है। शहर के मरकज़ में कदीम बरगद के नीचे बैठा 90 साला रोलैंडो अपनी लकड़ी से मिट्टी पर लकीरें खींच रहा था। उसकी धुंधली आंखों ने कई दहाइयों से ये मंजर देखा था। जब एक नौजवान सयाह ने उससे पूछा, क्या वाकई मछलियाँ गिरेंगी, तो रोलैंडो ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, बेटे, जब बादलों का रंग गहरा नीला हो जाए और हवा में समंदर की नमकीन महक आने लगे, तो समझ लेना कि आसमान का दस्तरख्वान खुलने वाला है। ये साइंस नहीं, ये इस मिट्टी का नसीब है। अचानक दोपहर के 3 बजे सूरज बादलों के पीछे छुप गया। देखते ही देखते शुमाल से काली घटाओं का एक लश्कर नमूदार हुआ। ये आम बादल नहीं थे, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई देव हेकल पहाड़ आसमान पर चल रहा हो। बिजली इतनी ज़ोर से कड़की कि ज़मीन ललज़ उठी। लोगों ने जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, दुकानों के शटर गिर गए और गलियों में सिर्फ आवारा कुत्तों के भागने की आवाज़ें बाकी रह गईं। फिर वो हवा चली जिसने दरख्तों को जड़ों से हिलाने की कसम खा रखी थी। फिर बारिश शुरू हुई, मगर ये कतरे नहीं थे बल्कि पानी की चादरें थीं। योरो की गलियों में इतना अंधेरा छा गया कि दिन में रात का गुमान होने लगा। 1 घंटे तक आसमान ने अपना सारा गुस्सा ज़मीन पर निकाल दिया। हवा की साएं साएं और छतों पर गिरने वाले भारी पानी ने एक खौफनाक मौसीकी तख्लीक की। इस दौरान किसी को घर से बाहर निकलने की हिम्मत न थी, मगर हर दिल में एक ही सवाल था, क्या इस बार भी मौजज़ा होगा? जैसे ही तूफान थमा और बादल छटे, बादलों के दरमियान से सूरज की एक किरण मट्टीली ज़मीन पर पड़ी। रोलैंडो ने सबसे पहले अपना दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। गली में पानी के छोटे छोटे जौहर बने हुए थे और उनमें कुछ चमक रहा था। जब वो करीब गया तो वहाँ एक छोटी सी चांदी के रंग की मछली तड़प रही थी। फिर एक और फिर देखते ही देखते पूरी गली इन मछलियों से भर गई, जो तड़प तड़प कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थीं। लोग अपने बाल्टियों और टोकरियों के साथ घरों से बाहर निकल आए। आसमानी रिस्क उतर चुका था। कहानी को समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को पीछे घुमाना होगा। 1856 का साल था जब योरो की ज़मीन बंजर हो चुकी थी और कहत ने मासूम बच्चों के चेहरों से मुस्कुराहट छीन ली थी। हिस्पानवी पादरी होजे मैनुएल सबीराना, जो अपनी दरवेशी के लिए मशहूर थे, लोगों की हालत देखकर तड़प उठे। उन्होंने शहर के बुलंद पहाड़ पर जाकर डेरे डाल लिए। 3 दिन तक उन्होंने ना कुछ खाया न पिया। उनकी दुआ की सदा पहाड़ों से टकराकर वापस आती थी। तीसरी रात जब उनकी आवाज़ निकाहत से डूब रही थी, आसमान पर पहली बार वो अजीबोगरीब बादल नमूदार हुए जिन्होंने योरो की तकदीर बदल दी। जब पहली बार मछलियाँ गिरीं तो लोगों ने देखा कि ये आम मछलियाँ नहीं थीं। ये सब एक ही साइज़ की थीं, तकरीबन 4 से 5 इंच लंबी, और उनकी रंगत चांदी जैसी थी, लेकिन उनकी आंखें नहीं थीं। ये देखकर लोग खौफजदा हो गए, मगर जब उन्हें पकाया गया तो जायका दुनिया की बेहतरीन मछली से भी बढ़कर था। हैरत की बात यह थी कि ये मछलियाँ हंडुरास के समंदरों में पाई जाने वाली एक सांप से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। ऐसा लगता था जैसे ये किसी ऐसी जगह से आई हैं जहाँ इंसान का गुजर मुमकिन नहीं। योरो की एक तंग गली में मारिया नाम की एक औरत रहती थी, जिसके 3 छोटे बच्चे थे। तूफान की उस रात उसके घर में अनाज का एक दाना भी ना था। बच्चे भूख से निढाल होकर सो चुके थे। मारिया मुसल्ले पर बैठी सिर्फ आंसू बहा रही थी। जब बारिश थमी तो उसके कच्चे सहन में छप छप की आवाज़ें आने लगीं। उसने बाहर निकलकर देखा तो उसका सहन चांदी की तरह चमकती मछलियों से भरा हुआ था। उस रात मारिया के घर से उठने वाली खुशबू ने पूरे मोहल्ले को बता दिया कि आसमानी दस्तरख्वान सबके लिए सजा है। 1970s की दहाई में जब ये खबर दुनिया भर में फैली तो माहिरीन अर्जियात और बायोलॉजिस्ट्स की एक टीम योरो पहुंची। उन्होंने अपने साथ जदीद कैमरे, माइक्रोस्कोप और सेंसर्स लाए। उन्होंने मछलियों के नमूने लिए और बादलों का मुआयना किया। लेकिन एक अजीब बात हुई। जैसे ही टीम ने अपने आलात नस्ब किए, आसमान साफ हो गया और हफ्तों तक बारिश ही ना हुई। लोकल लोग हंसते थे और कहते थे, ये मौजज़ा पैमाइश के लिए नहीं, यकीन के लिए उतरता है। आखिरकार एक माहिर ने एक थ्योरी पेश की जिसने सबको चौंका दिया। उसका ख्याल था कि योरो के पहाड़ों के नीचे एक बहुत बड़ी मीठे पानी की झील और गारों का जाल बिछा हुआ है। जब शदीद बारिश होती है तो ज़मीन के अंदर पानी का दबाव बढ़ जाता है, जिससे ये मछलियाँ ज़ेरे ज़मीन नदियों से उछलकर सतह पर आ जाती हैं। लेकिन इस थ्योरी में एक सकम था।
कि अगर मछलियां ज़मीन से निकलती हैं तो लोग उन्हें आसमान से गिरते हुए क्यों देखते हैं। शहर के एक छोटे से कोने में मतियू नाम का एक बच्चा रहता था, जिसका दिल मछलियों के गोश्त से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में धड़कता था। एक साल जब बारिश हुई तो उसने एक जिंदा मछली को उठाकर उसे पानी से भरे शीशे के मर्तबान में डाल दिया। वो देखना चाहता था कि क्या ये आसमानी तोहफा ज़मीन पर जिंदा रह सकता है। मगर एक अजीब बात हुई, वो मछली मर्तबान के साफ पानी में बेचैन रहने लगी। जैसे ही मतियू ने उसे अपने हाथ में लिया, मछली की रंगत मध्यम पड़ने लगी। बूढ़े रोलैंडो ने उसे देखकर कहा, बेटे, ये मछलियाँ कैद होने के लिए नहीं, तकसीम होने के लिए आती हैं। मतियू ने उसे वापस सहन के एक गड्ढे में छोड़ दिया और हैरानकुन तौर पर वो मछली दोबारा चांदी की तरह चमकने लगी। यूरो में एक ऐसा कानून है जो किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन हर शहरी के दिल पर नक्श है। वो कानून ये है कि आसमान से गिरा रिस्क बेचा नहीं जा सकता। एक बार एक लालची ताजिर ने बाहर से आए सयाहों को ये मछलियां महंगे दामों बेचने की कोशिश की। कहा जाता है कि उस रात उसके गोदाम में रखी तमाम मछलियां मट्टी बन गईं और उसे शदीद बुखार ने आ लिया। उस दिन के बाद से यूरो का अमीर हो या गरीब, सब एक ही कतार में लगकर अपनी टोकरियां भरते हैं और जिसके पास ज़्यादा हों वो उसके घर दे आता है जिसके पास कम हो। 1990s का एक साल ऐसा आया जब मई गुजरा, जून आया और जुलाई भी ख़त्म होने को था, मगर बादल ना गरजे। पूरा शहर एक खौफनाक उदासी की लपेट में आ गया। लोगों को लग रहा था कि शायद उनसे कोई ऐसी खता हुई है कि पादरी सबीराना का मौजज़ा ख़त्म हो गया है। गिरजाघरों में दुआएं होने लगीं और लोग पहाड़ों पर जाकर माफ़ी मांगने लगे। इस कहत ने यूरो के लोगों को ये एहसास दिलाया कि वो मछलियों के भूखे नहीं थे, बल्कि इस ताल्लुक़ के भूखे थे जो उन्हें आसमान से जोड़े रखता है। फिर एक रात जब कोई उम्मीद बाकी ना थी, बादल ऐसे गरजे कि पूरा हंडुरास लरज़ उठा। यूरो की मछली का जायका एक ऐसा मुहम्मा है जिस पर आज भी बहस होती है। जब इसे जैतून के तेल और मकामी मसालों में तला जाता है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका जायका मक्खन जैसा है, जबकि कुछ का मानना है कि इसमें एक ख़ास किस्म की नमकीनी है जो समंदर के नमक से मुख्तलिफ है। साइंसदानों का कहना है कि ये उनके अंदर मौजूद ख़ास प्रोटीन की वजह से है, लेकिन मकामी लोग कहते हैं कि ये बरकत का जायका है जो सिर्फ यूरो की मिट्टी पर उतरने के बाद पैदा होता है। जैसे जैसे इंटरनेट का दौर आया, यूरो एक आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया। बड़े बड़े कैमरे और सहाफ़ी वहाँ पहुँचने लगे। वो चाहते थे कि मछली को आसमान से गिरते हुए लाइव कैमरे पर कैद करें। उन्होंने लोगों को पैसे देने की पेशकश की कि वो मछलियों को उठाकर कैमरे के सामने लाएं, मगर यूरो के लोगों ने अपने वक़ार को मुकद्दम रखा। उन्होंने कहा, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, कोई तमाशा नहीं। इस बाब में हम देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा शहर अपनी रवायत को मॉडर्न दुनिया की चकाचौंध से बचा कर रखता है। यूरो के शुमाल में वाक़ पहाड़ी सिलसिलों के बारे में एक कदीम रवायत है कि वहाँ एक ऐसी गार है जिसका दूसरा सिरा किसी ऐसी दुनिया में खुलता है जहाँ वक्त थम चुका है। कुछ मकामी शिकारियों का दावा है कि उन्होंने तूफ़ान से चंद लम्हे पहले पहाड़ों की चोटियों पर बादलों को ज़मीन से बातें करते देखा है। क्या मछलियाँ वाकई आसमान से गिरती हैं या बादल ज़मीन से उठने वाली नमी के साथ इन मछलियों को किसी मकनातीसी क़ुव्वत के ज़रिए ऊपर खींच लेते हैं? डॉक्टर हेनरी, जो एक माहिर हयातियात यानी बायोलॉजिस्ट था, अपनी पूरी ज़िंदगी मंतिक और दलील पर यकीन रखता था। 2 साल तक यूरो में मुकीम रहा। उसने अपनी डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा, मैंने बादलों में रेडार लगाए, मैंने ज़मीन के नीचे थर्मल कैमरे उतारे, मगर जिस लम्हे पहली मछली मेरे सर पर गिरी, मेरी तमाम साइंस दम तोड़ गई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल की ज़रूरत होती है। मैं वापस जा रहा हूँ, ये लिख कर कि यूरो में मछलियाँ नहीं, उम्मीद बरसती है। हर साल इस वाक़े की याद में यूरो में एक अज़ीमुश्शान जश्न मनाया जाता है। इस दिन पूरा शहर नीले और चांदी के रंग के कपड़ों में मलबूस होता है। गलियों में परेड होती है और सबसे खूबसूरत लड़की को मछलियों की रानी यानी क्वीन ऑफ द रेन मुंतखब किया जाता है। इस बाब में हम इस मेले की गहमा गहमी, मौसीकी और उन रवायती पकवानों का जिक्र करते हैं जो सिर्फ इसी दिन बनाए जाते हैं। ये दिन यूरो के लोगों को एक लड़ी में पिरो देता है जहाँ तबका और रंगो नस्ल की कोई तमीज़ बाकी नहीं रहती। इस बाब में हम यूरो का मुआवजा दुनिया के दीगर हिस्सों से करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सहराओं में मेंढकों की बारिश हो या श्रीलंका के कुछ हिस्सों में छोटी मछलियों का गिरना, मगर यूरो की बात अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ ये इत्तेफाक नहीं, एक बाकायदा कैलेंडर है। ये वाहिद जगह है जहाँ कुदरत ने एक दस्तखत कर दिया है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। हम देखते हैं कि कैसे दुनिया भर के मुहक्किकीन यूरो को ज़मीन का वो मकाम करार देते हैं जहाँ मादी और रूहानी दुनिया का मिलाप होता है।
कहानी का इख्तिताम बूढ़े रोलैंडो के पोते संतियागो पर होता है, जो अब जवान हो चुका है। वो अपने दादा की जगह उसी बरगद के नीचे बैठा है और अपने पास बैठे बच्चों को वही पुरानी दास्तान सुना रहा है। याद रखो, जब तक यूरो का कोई एक बच्चा भी पादरी सबीराना की दुआ पर यकीन रखेगा, आसमान अपने खजाने नहीं रोकेगा। आसमान पर दोबारा बादल छा रहे हैं, हवा में वही नमकीन महक है और यूरो का शहर एक बार फिर अपनी झोलियां फैलाए तैयार खड़ा है, क्योंकि यहाँ मौजज़े कभी पुराने नहीं होते।